Hi everyone, myself Shiv Hamza and you are watching Big Brains. So finally I'm here with another video of Computer Networks. इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपरली स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2। बेसिकली हमारे पास लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस, जिसके अंदर हमने प्रॉपर वन बाय वन सारी लेयर्स को देखा था, जिसके अंदर हमारे पास 7 लेयर्स थी। APS TNDP एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक लेयर एंड फाइनली हमारे पास फिजिकल लेयर। तो सारी लेयर्स को हमने वन बाय वन एक्सप्लिसिटली देखा था। अब क्या होता है, हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स जो बेस करती है ना, वो पूरी की पूरी आपकी OSI मॉडल के ऊपर बेस करती है, यानी कि हर लेयर का अलग अलग सेपरेट चैप्टर होता है। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास लेयर 1 है। लेयर 1 कौन सी है? एप्लीकेशन लेयर। अभी चैप्टर 1 क्यों नहीं है? क्योंकि चैप्टर 1 के अंदर सारा इंट्रोडक्टरी वाइज था कि TCP क्या होता है, हमारे पास नेटवर्क क्या होता है, टोपोलॉजीज क्या होती है। तो वो जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी ना, वो सारी किधर आ गई थी? चैप्टर 1 के अंदर। लेकिन जो एक्चुअल हमारे पास स्टार्ट होती है ना CN, यानी कि जो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, वो सारी जो लेयर स्टार्ट होती है ना, वो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट होने वाली हैं। तो उसके लिए जो मैं स्लाइड यूज़ करने वाला हूँ वो बुक की स्लाइड यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। और जेम्स F कुरोस की ये बुक है, ठीक है, उनकी बुक की स्लाइड्स में यूज़ करने वाला हूँ, तो वहाँ से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। लेकिन गाइस जो स्लाइड्स है ना, इतनी अच्छी नहीं बनी हुई, पर्सनली मुझे नहीं पसंद नहीं, और मैं यही एज्यूम कर रहा हूँ कि किसी दूसरे स्टूडेंट को भी इतने अच्छे से यहाँ से समझ नहीं आएगी। तो मैंने आप लोगों के लिए क्या हेल्प आउट कर दी है आप लोगों को कि आपके लिए मैंने नोट्स प्रिपेयर कर दी हैं। आप OS के नोट्स नहीं परचेज करना चाहते ना करें, लेकिन मेरे कहने पे एटलीस्ट आप CN के नोट्स परचेज करें, क्योंकि जो आपने कंटेंट लिखना है ना पेपर में, वो कंटेंट आप स्लाइड से देख के नहीं लिख सकते, स्लाइड से याद करके आप नहीं लिख सकते। या तो आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, या आपको मल्टीपल जगहों पे जाकर रिसर्च करनी पड़ेगी, या आपको चैट GPT की हेल्प आउट लेनी पड़ेगी। लेकिन चैट GPT भी आपको एक ओवरव्यू कंटेंट दे देता है, वो आपको ना यानी कि एक जेनेरिक फॉर्मेट देता है, वो इस तरह से नहीं देगा कि क्या आपके पास आंसर लिखना है एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का, ठीक है। तो मैंने उस तरह से नोट्स प्रिपेयर किए हैं, एक डिज़ाइन रखा है, एक स्ट्रक्चर रखा है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे, एग्जाम टाइप पे स्टूडेंट आंसर्स दे सके, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। तो आई होप इतना सब कुछ कहने के बाद आप कर लें, लेकिन मुझे पता है आप लोगों ने फिर भी नहीं करना, तो अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा। यूट्यूब चैनल है मेरा, वरना बड़ा कुछ है। एनीवेज कुछ परचेज कर भी लेंगे, लेकिन उनके लिए बेनिफिट है जो परचेज कर लेते, जो नहीं करते इट्स देयर विल, सो आई एम नॉट फोर्सिंग देम। वन थिंग आई वांट टू अनाउंस यू गाइस के कंप्यूटर नेटवर्क्स की लैब भी मैंने स्टार्ट कर दी। बेसिकली क्या है, अभी 2-4 दिनों बाद हमारे एग्जाम्स भी हैं, और एग्जाम के अंदर हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क लैब का भी एग्जाम आने वाला है, बेसिकली मिड टर्म आने वाला है। तो मैंने क्या डिसीजन लिया कि लैब की 1 शॉट वीडियो, ये एक ही वीडियो के अंदर मिड तक जितना भी टीचर ने कवर कराया ना, वो सारा ही आप लोगों को सिर्फ एक वीडियो, सिर्फ 1 घंटे की मैक्सिमम वो वीडियो होगी। वो वीडियो वॉच करो, आपका मिड टर्म यूँ होगा चुटकियों में, ठीक है। सारा मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा कैसे करना है कैसे नहीं करना। या तो वो वीडियो आज तो मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आज मैं थ्योरी वाली वीडियो बना रहा हूँ। कल जैसा कि आप देख सकते हैं, कल है हमारे पास संडे का दिन, और मंडे को बच्चों का है पेपर। तो 1 डे बिफोर एग्जाम, ठीक है, आपने पट्टी बांध लेनी है और लग जाना है, शुरू हो जाना है आपका बड़े अच्छे से। बेसिकली 2-3 घंटे लगेंगे, आपको कवर हो जाएगा। वीडियो मैक्सिमम 1 घंटे की होगी, 1.5 घंटे की, 1 घंटे के मैक्सिमम कर रहा हूँ अभी वैसे। सो अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है एप्लीकेशन लेयर। इसकी अभी मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद आज ही दूसरी वीडियो भी बना दूंगा। तो डोंट वरी, डोंट पैनिक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, और अच्छे मार्क्स गेट करने हैं। और मेरे लिए भी दुआ कर दी है, मैंने भी एग्जाम देना है। आई एम नॉट अ टीचर, मैं वो आप लोगों का फ्रेंड हूँ, जो फ्रेंड तो नहीं, क्लास फेलो कह लो। ये फ्रेंड बड़ा स्पेसिफिक वर्ड है, मैं बहुत कम लोगों का फ्रेंड बनाता हूँ। एनीवे, तो आप ये कह सकते हो वो मैं आप लोगों का क्लास फेलो हूँ, जो एग्जाम से 1 दिन पहले आप लोगों को आगे बचा लेता है, सारी चीज़ें आप लोगों को रिवाइज करवा देता है। तो बेसिकली आप लोग मज़े मारो, ठीक है, मैं हूँ ना, आप लोगों के लिए टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आई एम हेयर फॉर यू गाइस। लेकिन अगर कदर नहीं करोगे यार, ज़्यादा हो रहा है, छोड़ो। Okay guys, let's start the chapter number 2. As you can see that I have opened the slide, so without wasting any more time, let's start the chapter number 2.
ओके, दिस इज़ द क्या कहते हैं उसको, कॉपीराइट वगैरह, तो उनको मैं क्रेडिट वगैरह दे रहा हूँ उनकी। ये बड़ी गंदी स्लाइड है, केस ही ना कर दे, इतनी बुराई कर रहा हूँ उनकी पावर पॉइंट्स की। एनीवेज, तो हमारे पास जो आज की वीडियो में कवर होने वाला है ना, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ नेटवर्क एप्लीकेशंस। इसके बाद आज ही मैं वीडियो बना दूंगा वेब एंड HTTP पैकेजेस। HTTP पैकेज नहीं, HTTP क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है, पैकेज फ्लटर के अंदर होता है HTTP पैकेज ना, उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ। एंड ईमेल, SMTP, ये मैं बाद में वीडियोस बनाऊंगा। अभी जो आज की वीडियो जो अभी देख रहे हो वो इसकी है, उसके बाद वेब एंड HTTP की वीडियो भी बना दूंगा। ओके गाइस, जितना आप लोगों ने ना मेरी बात सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने लगा। आपने जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आपने मेरे वर्ड्स के ऊपर फोकस करना है, आपने ज़्यादा स्लाइड के ऊपर फोकस नहीं करना। जब मैं कहूँगा कि स्लाइड में ये वाली लाइन पढ़ो, तब आपने वो वाली पढ़नी है, वरना आप घूम जाओगे। जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपने पिक करना है, स्लाइड्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। ठीक हो गया? इसलिए मैं कह रहा हूँ नोट्स भी परचेज करो। ओके गाइस, यहाँ पे हमारे पास है सम नेटवर्क ऐप, यानी कि नेटवर्किंग करनी है, दो या दो से ज़्यादा लोगों को एक जगह पे जोड़ना है। तो उसके लिए कौन कौन सी किस किस तरह की एप्लीकेशन है, उसके आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क ऐप्स। ठीक है, तो आप कह सकते हैं सोशल नेटवर्किंग ऐप हो सकती है, जैसे हमारे पास इंस्टाग्राम है, हमारे पास व्हाट्सएप है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक सेकेंड वेब ऐप्स हैं, टेक्स्ट मैसेजिंग है, जैसे व्हाट्सएप हो गया, ईमेल है। ठीक है, मल्टीपल यूज़र, जैसे पबजी हमारे पास गेम है। ठीक है, यूट्यूब स्ट्रीमिंग वगैरह है, P2P फाइल शेयरिंग है, वॉइस और स्काइप है, रियल टाइम कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो कॉल जैसे, इंटरनेट सर्च है, हमारे पास रिमोट लॉगिन है, जैसे हमारे पास एक होता है ना एनीडेस्क। तो इस तरह से हमारे पास ये कुछ नेटवर्किंग की ऐप हैं जो कि एक नेटवर्क बनाते हैं, डिफरेंट लोगों को, डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। ओके, अभी इस सब में आपने नहीं फंसना, जो स्किप करवा रहा हूँ उसको स्किप ही रहने देना है। ठीक है, तो जो मैं आपको करवाऊँगा वो चीज़ आपने करनी है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। अब हमारे पास ना कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ना, वो ये है कंप्यूटर नेटवर्क के आर्किटेक्चर्स के। किन दो आर्किटेक्चर्स पे कंप्यूटर नेटवर्क बेस करता है? तो हमारे पास दो मेन आर्किटेक्चर हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, जिसके अंदर आता है हमारे पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, उसके बाद आता है हमारे पास पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर। ठीक है, अब हमारे पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है? ठीक है, ऑलवेज ऑन होस्ट। ठीक है, ये ऑलवेज ऑन होस्ट होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास परमानेंट IP एड्रेस, जो मेन सर्वर होता है ना, एक बहुत बड़ा सुपर पावरफुल कंप्यूटर होता है, सुपर पावरफुल मशीन होती है, डाटा सेंटर्स के अंदर वो रखे होते हैं, जो बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं। तो उनका क्या होता है? एक परमानेंट IP एड्रेस होता है। उनका IP एड्रेस ही चेंज नहीं होता, एक दफ़ा जो साइन कर दिया जाता है वही होता है, अनलेस अनटिल उनको खुद से चेंज ना करें, लेकिन इसका परमानेंट ही होता है। ऑफन इन डाटा सेंटर होता है। ओके, क्लाइंट में क्या होता है? अब यहाँ पे देखो स्लाइड के अंदर लिखा हुआ कॉन्टैक्ट। अब एक कॉन्टैक्ट का वर्ड है, इससे आपको क्या ही क्लियर हो रहा है? तो उस पर कह रहा हूँ स्लाइड इतनी अच्छी नहीं है। कंटेंट कम्युनिकेट और विद सर्वर। ठीक है, इस क्लाइंट का इतना कोई खास समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जो क्लाइंट होते हैं ना, वो स्मॉल पीसीज होते हैं। स्मॉल पीसीज कैसे? वो इतनी पावरफुल मशीन नहीं होती, यानी कि लो पावरफुल मशीन कह सकते हैं आप उनको। तो एक मेन सर्वर होता है, उससे कनेक्टेड होते हैं मल्टीपल क्लाइंट्स। ठीक है, मल्टीपल एंड सिस्टम, मल्टीपल कंप्यूटर्स जो कि लेस पावरफुल होते हैं, और वो सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, मे बी इंटरमीडियंटली। अब इंटरमीडियंटली का वर्ड मुझे तो एटलीस्ट नहीं पता। ठीक है, कनेक्टेड। ओके, यानी कि वो सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं, शायद इसका वर्ड आप मीनिंग सर्च कर सकते हैं। आई डोंट नो अबाउट दैट। मे हैव डायनामिक IP एड्रेस। अब जो हमारे पास सिस्टम्स होते हैं ना, जो सर्वर नहीं क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट के ना डायनामिक IP एड्रेस होते हैं, यानी कि उनके जो IP एड्रेसेस होते हैं ना, वो चेंज भी हो सकते हैं बाय द टाइम। यानी कि एक बार डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना सर्वर से, फिर दोबारा कनेक्ट होते हैं, तो उनका IP एड्रेस डिफरेंट हो सकता है। डू नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद ईच अदर। जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते आपस में। अब ये चीज़ नहीं लिखी, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो कैसे कर सकते हैं? क्लाइंट जो होता है वो सर्वर के साथ कनेक्ट करता है, देन वो अगेन क्लाइंट के साथ, यानी बीच में सर्वर आ जाता है बेसिकली, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ठीक हो गया, इसके बाद हम चलते हैं आगे। ओके, अब हमारे पास ये था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। उसके बाद था बेसिकली क्या होता है? क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर वापस क्लाइंट को रिस्पांस भेजता है। ये आगे हम पढ़ेंगे, इसलिए अभी वाली बात नहीं बताई, लेकिन फिर भी मैंने बता दी। एनीवेज, इसके बाद हमारे पास आता है पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर। इसके अंदर ना कोई भी सर्वर नहीं होता। बेसिकली जो आपके पास एक कंप्यूटर है ना, वही क्लाइंट होता है, वही सर्वर होता है, और जो दूसरा कंप्यूटर होता है वो खुद भी एक इटसेल्फ एक क्लाइंट और सर्वर होता है। ठीक हो गया, इसके बाद हमारे पास आर्बिट्ररी एंड सिस्टम डायरेक्टली कम्युनिकेट। जो क्लाइंट सर्वर था उसके अंदर डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं थी, बीच में सर्वर आता था, लेकिन पेयर टू पेयर के अंदर बीच में कोई सर्वर नहीं आता, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास क्या था, पे रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम अदर पेयर्स, यानी कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से रिक्वेस्ट करता है और वो फिर उसको रिस्पॉन्स देता है। एक सिस्टम जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो उस टाइम पे क्लाइंट है, और जो दूसरा सिस्टम उसको रिस्पॉन्स दे रहा है वो उस टाइम पे सर्वर है। और जब दूसरा वाला सिस्टम रिक्वेस्ट करेगा तब वो क्लाइंट बन जाएगा, और जो पहले वाला सिस्टम उसको रिस्पॉन्स देगा वो उस टाइम पे सर्वर बन जाएगा। ओके गाइज, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है प्रोसेस कम्युनिकेशन, प्रोसेस प्रोग्राम रनिंग विद इन अ होस्ट, विद इन सेम होस्ट टू प्रोसेस कम्युनिकेशन यूजिंग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अभी रिसेंटली मैंने इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की वीडियो बनाई है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो आपको अवेलेबल होगी उस प्लेलिस्ट के अंदर, कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के अंदर किस तरह से प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट वगैरह करते हैं और वो मैसेज पासिंग वगैरह किस तरह से हो रही होती है। ठीक है, इसके अंदर आपको मल्टीपल और भी चीज़ें मिलेंगी, जैसे यहाँ पे क्लाइंट है, प्रोसेस डेट इनिशिएट कम्युनिकेशन। अब ना जो क्लाइंट होता है ना हमेशा वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है। अब सर्वर तो एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है, उसको क्या, वो तो बड़ा आदमी है भाई, आदमी कह रहा हूँ वैसे एग्जांपल के तौर पे, मतलब बहुत पावरफुल मशीन है, उसको क्या भाई ज़रूरत के किसी से जाके ताल्लुक कायम करे। तो जो छोटे होते हैं ना, जो छोटे लोग जाके बड़े लोगों के पास जाते हैं, इसी तरह जो क्लाइंट होते हैं ना उस सर्वर के पास कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजते हैं और उनसे कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। और जो प्रोसेस डेट वेट्स टू बी कनेक्टेड, लेकिन वो वेट करता है कि कभी तो क्लाइंट आएगा ना मेरे पास, इस तरह से वो वेट करता है। ओके, तो इतना चलते हैं और उसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉकेट्स का। आपने अभी स्लाइड पे फोकस नहीं करना। सॉकेट बेसिकली क्या होता है, सॉकेट ना एक होती है हमारे पास क्लाइंट साइड और एक होती है हमारे पास सर्वर साइड। क्लाइंट साइड के अंदर भी यहाँ पे डायग्राम पे फोकस कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये लेयर्स है ना सारी, यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर के बाद सेशन और हमारे पास सेशन और फिजिकल लेयर वो इसमें नहीं होती है अभी फिलहाल के लिए। और यहाँ पे सॉकेट है, इधर भी सॉकेट है, और इसी तरह रिसीविंग साइड पे, ठीक है, वहाँ पे भी सॉकेट होगा, यानी कि क्लाइंट साइड पे भी सॉकेट होगा और हमारे पास रिसीविंग साइड पे भी सॉकेट होगा। अब सॉकेट करता क्या है, जो भी मैसेज आप भेजना है, क्लाइंट ने एक मैसेज भेजा, पहले वो जाने से पहले ना उसके अपने सॉकेट में आएगा, देन उसके सॉकेट से वापस जाते हुए वहाँ पर रिसीविंग साइड के सॉकेट में स्टोर होगा, यानी कि सॉकेट टू सॉकेट, यानी यहाँ इसने मैसेज भेजा, इस कंप्यूटर ने इस सॉकेट में आया, देन यहाँ से होते हुए इसके सॉकेट में आया, देन इस कंप्यूटर को मिला। इस तरह से ये वर्किंग वगैरह हो रही होती है, बीच में इंटरनेट वगैरह होता है। अब सॉकेट होता क्या ये तो बता दिया, ठीक है। सॉकेट एक्ट करता है एज अ लाइक अ डोर, ठीक है, एक डोर होता है जिसके थ्रू मैसेज वगैरह पास आउट हो रहा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंडिंग प्रोसेस शोज मैसेज आउट डोर, डोर होता है बेसिकली एनालॉगस टू डोर, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास एड्रेसिंग प्रोसेस, अच्छा हमारे पास जो होता है ना, ये लाइन मजे की है, होस्ट डिवाइस हैज़ यूनिक 32 बिट आईपी एड्रेस, जो बिट उसकी जो बिट्स होती है ना आईपी एड्रेस की, वो 32 बिट होती है। यहाँ पे लिखा हुआ डज आईपी एड्रेस ऑफ होस्ट ऑन विच प्रोसेस रन्स सफाइस फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है सफाइस, यहाँ पे लिखा होता है सफिशिएंट, ठीक है, यानी कि क्या सिर्फ आईपी एड्रेस ही काफ़ी होगा किसी प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। बड़ा मजे का क्वेश्चन है, नोट्स में मैंने इसका प्रॉपर बहुत डिटेल में आंसर लिखा हुआ है, तो इसका आंसर है नो, ठीक है। अब नो क्यों है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक आपके पास पूछ रहा है, इसका क्वेश्चन का मतलब समझते हैं पहले। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये हमें पूछ रहा है कि क्या आप सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेस से प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किसका प्रोसेस है या इसको आइडेंटिफाई करना है। तो इसका आंसर है नो। नो क्यों है, एक सिस्टम है, ठीक है, तो वो मल्टीपल प्रोसेस भी तो चला सकता है, ठीक है। तो पता कैसे चलेगा ये कौन सा प्रोसेस है, बेसिकली क्या है, एक कंप्यूटर है, ठीक है, वो मल्टीपल प्रोसेसेस, हमने प्रोसेसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है ना, तो अगर एक कंप्यूटर ने मल्टीपल प्रोसेसेस चला दिए तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेगा। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास होता है पोर्ट नंबर। यहाँ पे अगर ये काफ़ी नहीं है तो क्या चीज़ रिक्वायर होती है, पोर्ट नंबर रिक्वायर होता है। आप यूँ ले लो एग्जाम्पल कि यहाँ से ना आपका आईपी एड्रेस जो है ना वो एक बिल्डिंग है, ठीक है, और जो पोर्ट नंबर है ना वो आपका रूम नंबर है। अगर आप कह दो कि ये फलाना बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, ठीक है, तो आप उस पूरी बिल्डिंग के अंदर काफ़ी सारे फ्लोर्स होंगे, काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स होंगे, तो पता कैसे चलेगा आप कहाँ रहते हो। फिर आप उसको बताओगे फलाने बिल्डिंग पे 4th फ्लोर पे मेरा 405 वाला कमरा है, फिर आप कहोगे अच्छा हाँ यहाँ पे अब मैं जा सकता हूँ, मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। सिमिलरली इसी तरह से एक प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें आईपी एड्रेस चाहिए होता है और उसके साथ ही साथ पोर्ट नंबर भी चाहिए होता है। पोर्ट नंबर क्या होता है, एक ना फिजिकल डिवाइस होती है, ठीक है, जो कि आपके मदरबोर्ड के अंदर कनेक्टेड होती है, तो उसके थ्रू आप चीज़ें वगैरह कर रहे होते हो। ओके, तो यहाँ पे नो मैनी प्रोसेस कैन बी रनिंग ऑन द सेम होस्ट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। आइडेंटिफायर इंक्लूड बोथ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर एसोसिएटेड विद द, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। एचटीटीपी सर्वर का होता है 80, मेल सर्वर का होता है 25।
ओके गाइज, इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद है एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल डिफाइंस। एप्लीकेशन लेयर का जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो क्या क्या चीज़ें डिफाइन करते हैं, वो डिफाइन करते हैं टाइप ऑफ मैसेज एक्सचेंज, जो मैसेज आप जा रहा है क्लाइंट से सर्वर वो किस टाइप का है, क्या वो रिस्पॉन्स है या वो रिक्वेस्ट है। इसके बाद हमारे पास मैसेज साइंटेक्स, ठीक है, जो मैसेज आप भेजा है उसके अंदर कौन कौन से फील्ड्स हैं, ठीक है, और वो किस तरह से डेलिनिएटेड है। अब इस लफ्ज़ का भी मतलब उसे नहीं पता, ठीक है, इतना टफ करके लिखा हुआ, इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए वैसे। तो इसके बाद हमारे पास होता है मैसेज सिमेंटिक। अब मैसेज सिमेंटिक से क्या मुराद है कि वो उसका पर्पस क्या, जो मैसेज आप भेज रहे हो उसका पर्पस क्या है या उसका मतलब क्या है, जो फील्ड्स के अंदर आपने इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। उसके बाद रूल्स हैं कि हाउ, फॉर, व्हेन एंड हाउ प्रोसेस सेंड्स रिस्पॉन्ड टू मैसेजेस, यानी कि हाउ एंड व्हेन कब और कैसे मैसेज वगैरह प्रोसेस वगैरह होंगे, वो सारे रूल्स। मैसेज सिमेंटिक्स, मैसेज साइंटेक्स, टाइप ऑफ मैसेज एक्सचेंज किसके अंदर डिफाइन होता है, एंड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के अंदर डिफाइन होता है। इसके बाद हमारे पास है ट्रांसपोर्ट लेयर का, ट्रांसपोर्ट लेयर, अच्छा इस तरह एक एक करके आएंगे। डाटा इंटेग्रिटी, ठीक है, टाइमिंग एंड थ्रूपुट, और लास्ट वन था सिक्योरिटी। यस, अब डाटा इंटीग्रिटी हमारे पास किस चीज़ के अंदर आ जाती है, ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विसेज के अंदर आ जाती है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के अंदर आती है, नॉट ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट सर्विस के अंदर आती है। ओके, डाटा इंटीग्रिटी की मुराद क्या है कि 100% रिलायबल डाटा चाहिए, यानी कि उसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं चाहिए। जैसे हमारे पास वेब ट्रांजेक्शन हैं, ठीक है, जो बैंकिंग ऐप्स होती हैं उस तरह की जो टॉलरेट नहीं करती कि किसी भी किस्म का लॉस हो, तो डाटा इंटीग्रिटी उनके लिए ज़रूरी होती है। टाइमिंग, ठीक है, ताकि स्पीड हो, ताकि गेम अच्छे से चले, इस तरह के टाइमिंग के अंदर आ जाते हैं। थ्रूपुट यानी कि सक्सेसफुली अमाउंट ऑफ डाटा ओवर द टाइम्स, एंड वो थ्रूपुट होता है हमारे पास। सिक्योरिटी के अंदर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वगैरह आ जाती है। तो ये जो सर्विसेज हैं सारी ट्रांसपोर्ट सर्विस के अंदर आ जाती हैं। ओके, यहाँ पे गाइस दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, टीसीपी के अंदर डिफरेंस क्या है और यूडीपी के अंदर डिफरेंस क्या है। टीसीपी जो होता है ना, रिलायबल ट्रांसपोर्ट होता है बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग प्रोसेस, और यूडीपी हमारे पास अनरिलायबल डाटा ट्रांसफ़र होता है। इस तरह से हमारे पास इस टीसीपी के अंदर फ्लो कंट्रोल होता है, सेंडर वांट ओवरविल रिसीवर, ठीक है, और इसके अंदर जो नॉट प्रोवाइड रिलेबिलिटी, ये ऑलरेडी भी लिखा हुआ है, अनरिलायबल डाटा ट्रांसफ़र। कंजक्शन कंट्रोल होती है इसके अंदर, या इनका ओवरलोड ना हो जाए, ठीक है, इस तरह डज नॉट प्रोवाइड। अच्छा हाँ, ये चीज़ ये तो बता दी इसके फ़ायदे, और ये बता रहा है इसके नुकसान, ठीक है। इसके अंदर टाइमिंग, मिनिमम थ्रूपुट गारंटी नहीं होती, आपको पता नहीं होता कि किस अमाउंट में किस स्पीड से डाटा, एक स्पेसिफिक आपको आइडिया नहीं मिलता एग्जैक्टली, यानी कि जो यूडीपी होता है उसके अंदर आपको एग्जैक्टली टाइम की गारंटी, थ्रूपुट गारंटी, सिक्योरिटी गारंटी, क्योंकि उसने एक स्पेसिफिक फ्लो कैसे कंटिन्यू करना होता है, पहले से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी हिसाब से उसके अंदर फ्लो करेगा, लेकिन टीसीपी के अंदर नहीं पता चलता, टाइमिंग मिनिमम थ्रूपुट की कोई गारंटी नहीं होती। कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, सेटअप रिक्वायर्ड बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, प्रोसेस पहले कनेक्शन में होना ज़रूरी है, देन ही आप कम्युनिकेट कर सकते हो। यूडीपी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वाई बॉदर, वाई इज़ देयर अ यूडीपी, यूडीपी फिर क्यों है, अगर इसके इतने नुकसान आप बोल रहे हो तो यूडीपी ही क्यों। यूडीपी इसलिए होता है तक फास्ट एप्लीकेशन होती है जो कि बाकी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं लेकिन फास्ट होनी चाहिए, तो वो यूडीपी में जैसे हमारे पास टेलीफोन कॉल्स वगैरह होती है यूडीपी के प्रोटोकॉल को यूज़ करती हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास आती है वनीला टीसीपी स्टैंडर्ड, यानी कि जो स्टैंडर्ड टीसीपी होता है ना उसको हम कह रहे होते हैं वनीला टीसीपी। यूडीपी नो इंक्रिप्शन। अच्छा, जो हमारे पास सिक्योरिटी अब टीसीपी के अंदर किस तरह से होती है, टीसीपी के अंदर ना किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, प्लेन टेक्स्ट, यानी कि जो पासवर्ड यहाँ पे वही कोई इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के बगैर जा रहा होता है। तो उसको चीज़ को हम फुलफिल करने के लिए यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, टीएलएस का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन कह रहे होते हैं। कूल। इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, आप देख सकते हैं हमारी जो वीडियो 1 थी वो हो चुकी है कंप्लीट, प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क एप्लीकेशन हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। इसके बाद आएगा हमारे पास वेब एंड एचटीटीपी पैकेज, एचटीटीपी पैकेज फिर से कह रहा हूँ, एचटीटीपी प्रोटोकॉल। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा, किस तरह से रिक्वेस्ट आती है, ये भी सारा क्लाइंट सर्वर वाला, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो ये भी वही है, ठीक है। क्लाइंट होता है, सर्वर होता है, ये बस हैंडशेक वगैरह है, चीज़ें हैं, इसमें भी इंपॉर्टेंट ऐसी बात नहीं है। इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये मेथड, ये वाली स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सम सैम्पल कोड्स, ठीक है, सैम्पल कोड्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें कुछ हैं फजूल सी जो कि नहीं करवानी आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छे से हो जाएगा। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। माई इंस्टाग्राम इज़ एज ताशेब हमसा। तो इसके अलावा अगर आपके कोई भी
कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये 2 वीडियोस बस अपलोड होने वाली है, 9 बजे तक ये दोनों वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। इसके अलावा आप मेरी ऑफिशियल वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं bigbrains.com के नाम से। फ़िलहाल इसके अंदर सिर्फ इतना ही मैंने बिल्ड किया हुआ है। बेसिकली अगर आपको नोट्स परचेज़ करने हैं तो यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप परचेज़ करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जहाँ पे अपने डाटा फिल करना है, ठीक है। अगर आप UMTN है तो यस आई एम, उसके बाद आपने ईमेल देनी है, उसके बाद आपने यहाँ पे पेमेंट मेथड चूज़ करना है। बैंक ट्रांसफ़र रिकमेंडेड है, ये यहाँ पे अकाउंट नंबर भी गिवन है और यहाँ पे जैस कैश और इजी पैसा का कंटेंट भी अवेलेबल है। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करनी है जो भी आपकी ट्रांजैक्शन की स्क्रीनशॉट वगैरह होगा। उसके बाद आपने यहाँ से टर्म एंड कंडीशन भी पढ़ लेनी है, लाजमी पढ़िएगा। आई रिकमेंड यू गाइस कि यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ओके, जैसे आपने ये पढ़ ली उसके बाद आप इसको बंद कर सकते हैं, नो, एंड यहाँ से आप परचेज़ भी क्लिक कर सकते हैं। अभी मैंने फिल नहीं किया क्योंकि मैं परचेज़ नहीं कर रहा, आई एम द ओनर। ओके, तो इस तरह से आप कंप्यूटर नेटवर्क से परचेज़ कर सकते हैं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम के भी परचेज़ कर सकते हैं। द प्राइस इज़ वेरी लो, 500 रुपीज़ ओनली। सो ये थी थोड़ी सी प्रमोशन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।